आज की हम इस वीडियो में ये एक यूपीएससी से रिलेटेड, मतलब जब कोई बच्चा अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो किस तरीके से और किन किन चरणों पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है। अगर उसका बेसिक्स अभी नहीं क्लियर है, मतलब अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, शुरुआत में उसे किन किन चीज़ों पर शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच सके। देखिए, वैसे तो मुझे अपना जब तक का अनुभव है, जितना भी अनुभव है, उन तर्कों से, उन चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करूंगा कि किन किन मुद्दों पर बात की जाए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को मतलब कठिन लगती हैं। और बात करेंगे इसमें हम कि अगर शुरुआत में अगर स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो शुरुआत में वो किन किन चीज़ों को लेकर चलें ताकि उसको बाद में जो प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, दोनों ही सिमिलर हैं। इसका सिमिलर रहता है, मतलब सिलेबस तो लगभग सिमिलर ही रहता है। स्टेट पीसीएस में क्या चीज़ हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेट की जो जियोग्राफी है, स्टेट की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं और जो बाकी का सिलेबस है वो सेम ही रहता है, लगभग सेम ही रहता है। तो हम बात करेंगे, मतलब दोनों को साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है तो दोनों की जो प्रिपरेशन, जो स्ट्रेटजी होगी वो भी सिमिलर ही रहेगी। तो इसका क्या है, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद एनसीईआरटी से अपनी स्टार्टिंग की थी जब मैं शुरुआत में करीब करीब 1 साल पहले यहाँ से गया था मुखर्जी नगर। तो शुरुआत में मैंने कुछ क्योंकि मैंने अपना मेरी एक प्रॉब्लम थी शुरुआत में कि मैंने अपना जो मीडियम था, माध्यम था, वो मेरा हिंदी माध्यम था और उसके बाद मैंने इंग्लिश माध्यम में चेंज किया। तो मुझे प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश कोई लैंग्वेज को समझने में। तो मैंने फिर बुक्स पढ़ना शुरू किया। अगर किसी का अगर मीडियम भी चेंज करना चाहते हैं तब भी एक ही तरीका है कि वो सबसे पहले बुक्स पढ़ें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी उठाई। मैंने जियोग्राफी की 6 से 12 तक पूरी एक बार अच्छे से पढ़ दी और उसके बाद मैंने कई एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने पढ़ी हैं। और उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच अभी चल रहा है मेरा, तो उसके साथ ही साथ मैं अपनी जो एनसीईआरटी हैं वो भी ख़त्म कर रहा हूँ, उनके साथ ही साथ पढ़ रहा हूँ। मैंने अभी इकोनॉमिक्स की कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं अभी, और उसके बाद पॉलिटी के पढ़े हैं, जियोग्राफी पूरी पढ़ी है, उसके बाद हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं एनसीईआरटी के, और मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों में कि वो अपनी आंसर राइटिंग पर ध्यान नहीं देते। शुरुआती फेज़ में अगर आप आंसर राइटिंग पर अगर ध्यान नहीं देंगे, और ख़ासकर जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से इंग्लिश मीडियम में गए हैं, इंग्लिश माध्यम में गए हैं, तो उनको तो जो लिखने के प्रयास पहले दिन से ही करना चाहिए। कुछ भी लिखें, अपना इंट्रोडक्शन ही लिखें। मेरे टीचर मुझसे हमेशा कहते थे कि अपना कुछ ना कुछ तो इंट्रोडक्शन ही लिखना है, किसी चेयर का इंट्रोडक्शन लिखना है, किसी कॉइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, उस पर एस से लिखना है। तो मैंने ये ऐसा किया, मैंने उनको प्रयास किया और उसकी चीज़ों पर अब धीरे धीरे मेरी इंग्लिश लैंग्वेज और पकड़ बनती जा रही है। और ऐसे भी मैं लगातार करीब करीब हर संडे को लिखता हूँ। महीने में अभी 4 ऐसे तो लिखता ही हूँ। और क्योंकि मेरी अभी क्लासेस चल रही हैं, तो जो क्लासेस में मतलब जो हमें क्वेश्चन मिलते हैं उसको भी मैं लिखता हूँ। तो मेरी जो लिखने की जो समस्या थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और चूँकि मैं 28 में दूंगा या फिर मतलब तभी दूंगा आसपास, तो फिर तब तक तो हो सकता है कि पूरी कमांड बन जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स से, अगर आप अपने शुरुआत फेज़ में हैं तो पहले अपनी एनसीईआरटी पर कमांड कर लें और उसके बाद अपना जो बैच जो चल रहा है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो जो नोट्स मिल रहे हैं नोट्स पर पूरा फोकस रखें। क्योंकि मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि अपने जो नोट्स मिल रहे हैं उसको पूरी तरह से पढ़ने का कोशिश करता हूं। पूरी जो आज का मिला है वो आज ही ख़त्म कर लूं। अगर नहीं भूल भी जाता हूं, अगर कोई मैम ने या सर ने कुछ भी मुझे
मतलब होमवर्क दिया है, तो मैं प्रयास करता हूँ अगर भूल गया, आज भूल गया तो कल कवर कर ही लूँ। तो ये चीज़ रहती है मेरी। अब ये तो हो गया कि ओवरऑल मतलब क्या क्या चीज़ें मेन तौर पे शुरुआत में करनी चाहिए। एनसीईआरटी पर कमांड और लेखन शक्ति यानी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम स्पेसिफिक बेस से जान लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए कि अलग अलग चरणों में तैयारी करनी होती है या साथ में ही करनी होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं एक अपनी संस्थान का पार्ट हूँ, तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं वहाँ से मतलब अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपने यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड वो तो सब चीज़ सीख ही रहा हूँ। उसके बाद जो पार्ट इंटरव्यू का होता है, वो कहीं पर अमूमन किसी कोचिंग में नहीं सिखाया जाता जब तक कि आप सीखेंगे नहीं, खुद नहीं सीखेंगे, उस माहौल में नहीं रहेंगे। तो मैं उस माहौल में रह रहा हूँ, उस माहौल में ढल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। तो प्रीलिम्स में देखिए फैक्ट्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फैक्ट्स ही आते हैं। मेंस में आपको आंसर राइटिंग लिखनी होती है, अपने तर्क को तर्क करने होते हैं, अपने माइंड से पूरा लिखना होता है कि किस तरीके से प्रयास किया जाए अच्छा और बेहतर लिखने का। तो अगर हम बात करें मेंस की, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की पहले, तो प्रीलिम्स में क्योंकि फैक्ट्स आते हैं तो हमें फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। और मेंस में क्योंकि लिखना होता है तो हमें उसका कंसेप्ट क्या है पीछे की, उस हिस्ट्री क्या है, उस पर पूरा फोकस रखना होता है। इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू एक जटिल जटिल भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी हूँ गांव से, उनको प्रॉब्लम आएगी फेस करने, उन लोगों को फेस करने में, क्योंकि करीब करीब 50 और 60 प्लस पर्सन सामने बैठे होंगे, तो उनको फेस करने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं अपने एक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से बहुत ही कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। और मैं अपने मतलब मैंने तो इंटरव्यू होते हुए देखे हैं, फेस टू फेस मैंने कराए हैं इंटरव्यू। मतलब मैं साइट में रहता था, तो मैंने सब कुछ देखा है कि किस तरीके से स्टूडेंट का पसीना निकल जाता है उस टाइम पे, इंटरव्यू देते टाइम पे। तो मुझे लगता है अगर हम इसकी तैयारी इंटरव्यू की, मेंस की और प्रीलिम्स की अगर पहले ही दिन से करने लगें तो हमें सिलेक्शन लेने में आसानी हो सकती है। अब मतलब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अगर आप 27 या 28, मतलब 28 या 29 में देना चाहते हैं अटेम्प्ट, तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मेंस पर, मतलब लेखन शक्ति पर, यानी कि आंसर को अच्छा लिखने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और फैक्ट्स भी अगर आप वो सिलेबस चल रहा है उसको पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, मुख्यतः फोकस अपना लिखने पर भी रखें, तो आपको आसानी रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे अगर 27 का कोई देना चाहते हैं, जो 26 की मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो इसमें मात्र कुल 10 दिन बचे होंगे शायद, हाँ, क्योंकि 24 को है तो 12-13 दिन बचे हैं, तो इसको हटा देते हैं। अगर 27 का कोई देना चाहते हैं तो फिर वो अपने फैक्ट्स पर भी ध्यान रखें, क्योंकि अब उसका भी एक साल है, एक साल बचा हुआ है। हाँ, तो वो अपने फैक्ट्स पर भी ध्यान दें। 27-28 में दे रहे हैं वो भी, क्योंकि उनका भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 साल हैं, तो अच्छा समय है, एक अच्छा बढ़िया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आंसर राइटिंग पर भी साथ ही साथ फोकस रखें। और इंटरव्यू के लिए पहले तो आप अपना माहौल एक अच्छा रखें। दोस्त, मुझे लगता है कि चूँकि अगर मैं बात करूं तो मेरा मुश्किल से 1 या 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं मेरी, उनसे अक्सर बातें होती रहती हैं। और ना तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद है, ना ही मैं बनाता हूँ, और ना ही हैं मेरे दोस्त। तो 1-2 दोस्त हों बस, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मेंस पर लिखने की चीज़ों पर और फैक्ट्स पर भी ध्यान रखें। और इंटरव्यू के लिए जो जो चीज़ें मैनर्स होगा, अच्छे से बात करना, और कि किस तरीके से आंसर को देना। अगर कोई इंटरव्यूअर कोई अगर आपसे हाँ करने की प्रेशर डाल रहा है, तो क्या आप वाकई में हाँ दे रहे हैं? मतलब अगर रियल में अगर क्वेश्चन हाँ करने का है तो ही हाँ कीजिए, अगर उस पर ना करने का है तो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि हाँ की जाए, वहाँ पर आप अड़े रहिए और ना करने की सामर्थ्य रखिए।
वो एक शेर है, एक पता नहीं गज़ल है, मुझे अभी अभी उसकी पूरी लाइन नहीं याद आ रही। उस पर मुझे लगता है कुछ इस तरीके से है कि जवानी तर्क करने के लिए है और ये हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ लाइन है, अभी पूरी तरह से याद नहीं आ रही, लेकिन यही है। तो इस वीडियो में मतलब मेरा बताने का तरीका और मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरीके से, ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप में था। अक्सर मैं ऐसी इस टाइप की वीडियोस बनाता रहूँगा, कॉन्टेक्ट करता रहूँगा। ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का था कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ होती है, मेंस में क्या चीज़ होती है और इंटरव्यू में क्या चीज़ होती है। अब मैं बता दूं, इसके पेपर्स के बारे में बता दूं तो प्रीलिम्स में 2 टाइप के होते हैं पेपर, GS1, GS2। GS2 सीसेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रीलिम्स में मतलब 7 पेपर होते हैं। मतलब लैंग्वेज के पेपर 2 हो गए, एक तो अपनी रीजनल लैंग्वेज जो आप चुनना चाहते हैं और दूसरा कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज। तो 2 पेपर ये हो गए। उसके बाद आपके 4 पेपर होंगे GS के, 4 पेपर GS के, GS1, GS2, GS3, GS4। GS4 को एथिक्स भी बोल देते हैं, एथिक्स पेपर हो गया। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। ऑप्शनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो है सब्जेक्ट है। अगर आप उसको सही ऑप्शनल चुनते हैं सही समय पर, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकालने में और अच्छी रैंक लाने में समर्थ होंगे। तो ऑप्शनल अपना उचित चुनें। ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शनल 2। तो ये तो 2 पेपर हो गए इसके। अब इसके टोटल 7 पेपर हो जाते हैं ऐसे मिला के, और आखिर में होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की ये चीज़ें हैं बस। इंटरव्यू वैसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इंटरव्यू किस तरीके से होता है। मतलब वही चीज़ें रहती हैं अक्सर, ज़्यादातर वैसा ही होता है। तो इसकी अंत में मैं कंक्लूजन के तौर पर यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम अगर मेंस का है तो ये ना सोचें कि मेंस आएगा तब तैयारी करेंगे या प्रीलिम्स आएगा तब तैयारी करेंगे। आप पहले ही दिन से तीनों एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तीनों एग्ज़ाम माने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो यही था पूरी वीडियो में। ये मैं अपने दोनों चैनल पर, अपने ब्लॉग वाले चैनल पर जो मेरे नाम से है उस पर भी डाल दूंगा और अपने मेन चैनल पे भी डालूंगा, ताकि सभी लोगों तक ये चीज़ जुड़ सकें। तो ये एक इंट्रोडक्शन रहा इस UPSC के एग्ज़ाम को लेकर या स्टेट PCS के एग्ज़ाम को लेकर। तो ये चीज़ थी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स फॉर टुडे।